Hello everyone, welcome to my YouTube channel DSSB PGT Political Science। इस चैनल पर हम DSSB PGT Political Science का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने NCERT क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है ऑलरेडी उसके 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। साथ ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी अभी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फोर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पार्ट 1 ये होने वाला है। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं कि जो ये NCERT क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक जो मैं अभी करा रही हूँ, ये पुरानी वाली बुक के टॉपिक्स हैं। जो नई बुक के टॉपिक्स हैं उसमें कुछ चैप्टर्स कम हो गए हैं, तो ये पुरानी वाली बुक है क्योंकि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हमें सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। पुराने जो चैप्टर्स हैं वो भी, क्योंकि कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। माई नेम इज़ निकिता मित्तल। आई एम करंटली वर्किंग एज TGT सोशल साइंस इन Delhi गवर्नमेंट स्कूल। Before starting the video, I would like to request to you all to subscribe my channel and press the bell icon to receive notification of my latest videos. Thank you. लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 जो है, अगर आप न्यू बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर 2 है, पुरानी बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर 4 है। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर भी इसको कहा जाता है। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कोल्ड वॉर एरा, फिर हमने देखा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कोल्ड वॉर एरा यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो व्हेन टू सुपर पावर इमर्ज्ड, दोनों सुपर पावर जो USA और USSR थे, दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा था। देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर US हेजेमनी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कायम हो गई और US एक सिंगल सुपर पावर रह गया। लेकिन देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे US की हेजेमनी बढ़ी, वैसे वैसे और भी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी। इस चैप्टर में बेसिकली हम वही देखेंगे कि कौन कौन सी जो सेंटर्स ऑफ पावर है या पावर का जो चेंज हो रहा है। अभी पहले बाइपोलर वर्ड था, फिर यूनिपोलर हुआ जब US की हेजेमनी आई, और अभी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर यानी कि कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। किस तरीके से इमर्ज हुए और कैसे ये आगे और ज़्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन बना कैसे, क्या इसके पीछे रीज़न था, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बाइपोलर मतलब जब दो सुपर पावर थी, USA एंड USSR, तो इसका जो है जो USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, US हेजेमनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इट बिकेम क्लियर दैट न्यू सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट अमेरिकाज डोमिनेंस। अब ये धीरे धीरे क्लियर हो गया कि जो अमेरिका की डोमिनेंस जो निकल के आई है वो कैसे ख़त्म हो सकती है, कैसे कम हो सकती है, जब नए सेंटर्स ऑफ पावर या कुछ ज़्यादा कंट्रीज ग्रुप्स बना के उनका मुकाबला करेंगी तो ही अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का एक बार पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन को बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो था अमेरिका का। अमेरिका ने नाटो बनाया और अमेरिका एज अ सुपर पावर चाहता था कि उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज आए। तो बेस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी मोस्टली जो है वो अमेरिका के साथ आ गई थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक मास्टर प्लान बनाया, क्या? मार्शल प्लान। क्या बनाया? मार्शल प्लान। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो यूरोप की कई सारी कंट्रीज जो है उस टाइम पर इकोनॉमिकली काफ़ी उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, बहुत सारा पैसा जो है वॉर में खर्च हो गया था और इंटरनल क्राइसिस भी यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहे थे। तो अमेरिका क्या है, अब सुपर पावर बन गया यानी कि उसको और कंट्रीज़ का साथ चाहिए, इसलिए उसने यूरोप की हेल्प करी टू रिवाइव यूरोपियन इकोनॉमी। और ये जो हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी, इसको कहा गया मार्शल प्लान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मार्शल प्लान। तो अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स
इकोनॉमी इट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंदर अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी, इसको कहा गया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान, अच्छा मार्शल प्लान जो है स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद यूएसए ने और क्या किया, यूएसए ने नाटो फॉर्म किया। नाटो यानी कि ये जो नाटो यूएसए द्वारा फॉर्म किया गया था, इसका मेन मकसद था कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएट करना, कि अगर यूएसए के साथ ये नाटो के जितने मेंबर हैं, अगर उसमें एक पे भी हमला होता है तो यूएस पे भी हमला माना जाएगा, हमने देखा था। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के रूप में इसने काम किया, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे कि एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है मार्शल प्लान के बाद, ठीक है, टू इस्टेब्लिश्ड इन 1948। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है, इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये स्टैब्लिश होता है 1948 के अंडर, और ये स्टैब्लिश किया जाता है, जो मार्शल प्लान था इसके अंडर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। क्यों इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ताकि ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है, इन्होंने क्या एक फोरम बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो इसका पार्ट है उन कंट्रीज़ के अंदर क्या हो जाए, ट्रेड आपस में हो जाए, और साथ में जो भी इनके इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पर ये सब क्या कोऑपरेट कर पाए। इसी तरीके से एक और फॉर्मेशन बनाया गया, द काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप इसको कब फॉर्म किया गया, 1949 में। काउंसिल ऑफ यूरोप ये क्या था, एक तरीके का पॉलिटिकल कोऑपरेशन। पहला वाला था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये दूसरा वाला जो है वो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। सेकेंड जो थर्ड बनाया गया, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको स्टैब्लिश किया गया 1957 में। ये टोटल 6 कंट्रीज़ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, टोटल 6 कंट्रीज़ के द्वारा। कौन सी ट्रिटी के द्वारा, ट्रिटी ऑफ रोम। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ तो उसके पीछे कौन सी जो ट्रिटी थी वो, तो ट्रिटी ऑफ रोम के साथ में ये द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957। और लास्ट में हम देखेंगे जो फाइनल आप यूरोपियन यूनियन देखते हो, जो कि एक साथ काम करता है, ये स्टैब्लिश किया गया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, जो कि 1991 में हुआ था। और February 7, 1992 को जब ट्रिटी हुई थी मास्ट्रिक्ट की, तो ये स्टैब्लिश किया गया यूरोपियन यूनियन, और यहाँ से जो फाइनल आप यूनियन आज देखते हो ये स्टैब्लिश हो जाता है। प्रेजेंट अगर आप मेंबर देखोगे तो इसके प्रेजेंट मेंबर हैं 27 मेंबर, इसके प्रेजेंट मेंबर हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया EU को, वो किया था 2013 में। किसने किया था, क्रोएशिया ने। लास्ट कंट्री टू ज्वाइन EU। ओके, अभी 2020 तक इसमें 28 कंट्रीज़ थी। 2020 तक इसमें 28 कंट्रीज़ थी, लेकिन एक कंट्री ने इसको छोड़ दिया। वो कौन सी थी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में 2016 में रेफरेंडम कराया जाता है, जिसके अंदर 51.9% वोटर्स जो है वो वोट करते हैं किसके लिए, EU को छोड़ने के लिए, टू लीव, वोटेड टू लीव EU। और फाइनली 2020 में जो ब्रिटेन है वो अलग हो जाता है, और इसको नाम दिया जाता है ब्रेक्जिट का। ओके, सो मेंबर्स देख लेते हैं एक बार यूरोपियन यूनियन के। ओल्ड मेंबर्स कौन कौन से हैं, ओल्ड मेंबर हैं आपके ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्पेन एंड स्वीडन। न्यू मेंबर्स जो बाद में ऐड हुए हैं वो है एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया और साइप्रस। जैसे कि मैंने आपको बताया नोट, यूके, यूनाइटेड किंगडम विच हैड बीन अ फाउंडिंग मेंबर, जो कि फाउंडिंग मेंबर था ईयू का, इसने 2020 में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था। एक बार इसका हम मैप देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो इस मैप में देखो ओरिजिनल मेंबर कौन कौन से हैं। तो ओरिजिनल मेंबर आयरलैंड और यूके भी था ओरिजिनल मेंबर, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, इटली और ग्रीस। ये आपके जो हैं वो ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, ओरिजिनल मेंबर्स थे। उसके बाद आप देखोगे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, जिन्होंने 1995 को ज्वाइन किया, तो फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन ने 1995 में ज्वाइन किया। और 2004 में जो ऑरेंज वाली कंट्रीज हैं इन्होंने ज्वाइन किया। कौन सी? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया, हंगरी। कुछ इन कंट्रीज़ ने जो है 1995 में 2004 में इन्होंने ज्वाइन किया। 2004 में इन्होंने ज्वाइन किया, 1995 में इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया और ये फाउंडिंग मेंबर थे 1993 और 1992 के आसपास। ओके, सो ये कंट्री जिसको मैंने लेटेस्ट कंट्री बताया है कि लेटेस्ट कंट्री में कौन सी जिसने ज्वाइन किया, तो ये लेटेस्ट कंट्री है। कब ज्वाइन किया? 2013 में क्रोएशिया ने ईयू को ज्वाइन किया था और बाद में इसने छोड़ दिया। ब्रेग्जिट इसको बोला जाता है। कब छोड़ा? 2020 में। तो मैप को ये आसानी से आपको समझना है। अब आपसे फ्लैग के बारे में पूछा जाता है। ये क्या है? ईयू का फ्लैग ऑफ ईयू या यूरोपियन यूनियन आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर 12 जो हैं वो स्टार्स हैं। 12 क्या हैं? स्टार्स। यूरोप में 12 गोल्डन स्टार्स हैं। 12 गोल्डन स्टार्स। अब इन 12 गोल्डन स्टार्स की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो 12 गोल्डन स्टार्स की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये सिम्बलाइज करता है परफेक्शन को, कंप्लीटनेस को और यूनिटी को। ये यूरोपियन यूनियन में माना जाता है। जो 12 नंबर है, 12 नंबर है वो क्या? एक सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का, यूनिटी का। तो इसलिए इन्होंने इसको चुना। तो अब ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था टू क्रिएट अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। टू क्रिएट कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये कॉमन फॉरेन पॉलिसी जो है ईयू के लिए, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ, उनका जो है अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसा होगा, कहीं कोई हमला ना कर दे, इसलिए ये सब क्या इकट्ठे रहना चाहते थे। तो कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, यानी कि अलग अलग कंट्रीज से तो अच्छा कि सारी कंट्रीज जो है वो एक साथ आ जाएं और जो है जस्टिस और होम अफेयर्स जितने भी हैं वो सब क्या है एक साथ एक जगह बैठ के इनको सुलझाया जा सके। क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, सिंगल करेंसी का क्रिएशन, ताकि जो ट्रेड है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाए? आसानी हो जाए। फीचर्स क्या थे यूरोपियन यूनियन के? तो यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। तो हमने स्टार्टिंग में देखा ये एक तरीके का इकोनॉमिक यूनियन था कि जो यूरोप की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन बनाना है, जो ट्रेड है उसको स्मूथ बनाना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या बन गया? एक पॉलिटिकल वन बन गया। पॉलिटिकल कैसे? कि एक ये सेंटर ऑफ पावर बन गया कि एक साथ इतनी कंट्री यूरोप की एक साथ आ गई, तो क्या है वर्ल्ड में भी इसकी पावर कहीं ना कहीं बढ़ गई। एक तो इसकी दो कंट्रीज जो फ्रांस और ब्रिटेन थी ऑलरेडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर थे। हालांकि ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया लेकिन फ्रांस अभी भी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो मेंबर है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसकी हेजेमनी को कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर सकता है। इट हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन। अब इसने क्या कर दिया? जो सिर्फ एक नेशन से क्या कर दिया? सिर्फ नेशन ही नहीं, ये पूरा जो है वर्ल्ड अफेयर्स थे उनको इन्फ्लुएंस करने वाला एक यूनियन बन गया। इसका अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, इसका फाउंडर डे मनाया जाता है और इसकी अपनी करेंसी है। ये सब खासियत है ईयू की। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग विद अदर नेशन। जब अदर नेशन से डील करने की बात आती है तो
ईयू के जितने मेंबर हैं उनकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी है। और जैसे कि मैंने आपको फ्लैग के बारे में बताया, 12 गोल्ड स्टार्स। वाइल द अटेम्प्ट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अपने यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की जो कि फेल हो गया। फैक्टर्स फीचर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसे फीचर्स जो यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसको अगर आप देखोगे, जो वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी ऑफ मोर देन 17 ट्रिलियन, इन कंट्रीज़ की मिला के अगर जीडीपी देखी जाए तो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। यूएस जो है फर्स्ट है, 2016 का अगर हम डेटा देखें, यूएस फर्स्ट है, यूएस की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है। तो ईयू का यानी ईयू की अगर कंट्रीज़ मिला दी जाए, यूरोपियन यूनियन की अगर कंट्रीज़ मिला दी जाए 27, तो उनका जो टोटल जीडीपी है वो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी क्रिएट करता है। इसकी जो करेंसी है, द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। क्यों? क्योंकि ये 27 कंट्रीज़ की करेंसी है, ये 27 कंट्रीज़ की करेंसी है। और जो यूएस का डॉलर है वो सिंगल करेंसी है, सिंगल कंट्री की करेंसी है। साथ में जो ईयू है वो भी एक बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर पर थ्रेट जो है पोज करता है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच हायर देन दैट ऑफ यूएस, तो ये जो है यूएस से भी ज़्यादा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड करता है। द EU हैज़ बिकम मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद द यूएस एंड चाइना। ज़्यादा से जो ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं, इसके ट्रेड डिस्प्यूट जो ज़्यादातर होते हैं यूएस और चाइना से ही होते हैं। हालांकि मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप की इकोनॉमी को यूएसए ने भले ही स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन उस टाइम पे उसने अपने फेवर के लिए किया था। और धीरे धीरे जो ईयू है वो पावरफुल हो गया। तो ऑब्वियसली जो एक साथ आई हुई कंट्रीज़ हैं, तो अगर कोई एक कंट्री उन पर पावर या हेजेमन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं वो क्या है, क्लैशेस तो होते ही हैं। और इसीलिए ये एक बड़ा चैलेंज है यूएसए और चाइना के लिए। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया और अफ्रीका। तो इसकी जो इकोनॉमिक पावर है इसका, क्योंकि आपने देखा इसकी जो जीडीपी है वो ऑलरेडी 17 ट्रिलियन है। तो क्या है, ये क्या इन्फ्लुएंस करता है अमेरिका, चाइना, एशिया, अफ्रीका, हर जगह जो है इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक भी माना जाता है डब्ल्यूटीओ में, क्योंकि ऑब्वियसली 27 कंट्रीज़ का अगर ट्रेड है तो पूरे वर्ल्ड को ये इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करता है ये यूनियन। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, अगर हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखें तो फ्रांस क्या है, यूएनएससी का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, यानी इसके पास क्या है, वीटो पावर है। तो कोई भी डिसीजन लिया और वीटो कर दिया तो वो डिसीजन क्या है, माना नहीं जाता है। तो ऐसा होता है यूएनएससी में। तो कहीं ना कहीं ये सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर। तो यूरोपियन यूनियन जो है यूपीएससी में, सॉरी यूएनएससी में, इसके बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। मिलिट्री इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो द यूरोपियन यूनियन आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो आर्म फोर्सेज है वो किसके पास है, यूएसए के पास। तो और सेकंड नंबर पे आता है आपका यूरोपियन यूनियन। इसकी जो डिफेंस पे स्पेंडिंग है यूएसए के बाद इसकी सेकंड है। वन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट फ्रांस, इसके पास न्यूक्लियर बम भी है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि ये जो ईयू के जो कंट्री मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में उनका सेकंड ये क्या है, ये सेकंड है, इसमें स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इनका सेकंड प्लेस आता है। अगर और कुछ फैक्ट्स देखें हम यूरोपियन यूनियन के बारे में, सम फैक्ट दैट लिमिट द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कुछ चीज़ें हैं जो इसको लिमिट करती हैं। क्या, इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर। अब क्या है, ये जो 27 कंट्रीज है, जब
पूरा ग्रुप एक साथ रहता है तो कहीं ना कहीं हर कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ इशू क्या क्लैश भी करते हैं। तो किसी किसी कंट्रीज़ की क्या कुछ अलग फॉरेन पॉलिसीज़ हो सकती है, उनके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, हर देश का अपना फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, हर देश के अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, इससे टकराव कहीं ना कहीं पैदा होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड फ्रांस अपोज यूएस अटैक ऑन इराक। जो जर्मनी और फ्रांस है वो इराक पर यूएस के अटैक को क्या करता है, अपोज करता है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है इसको सपोर्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैश आ गया। डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रजिस्टर्ड द maastricht ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ यूरो एज द कॉमन यूरोपियन करेंसी। तो उस टाइम पर डेनमार्क और स्वीडन इन दोनों कंट्रीज़ ने जो है इसको अपोज किया था कि सिंगल करेंसी नहीं होनी चाहिए। और कुछ टाइम पहले ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थ्रेचर केप्ट द यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। इन्होंने क्या किया था, यूरोपियन मार्केट से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। और बाद में ये डिसाइड हुआ थ्रू रेफरेंडम कि जो ब्रिटेन है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे थे। नाउ ब्रिटेन इज़ नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ EU from 2020. So this was all about this video. ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट अगर बनाना पड़े तो बिल्कुल आएगा। सो देखते रहिए मेरा चैनल DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।